हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष महाजन है। आज मैं हमारे चैनल पीयूषिका अ मेंटल हेल्थ गाइड पे एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है चाइल्ड साइकेट्री सीरीज में। पहली दो वीडियोस डॉक्टर मालविका ने डिस्कस की थी, आज ये थर्ड वीडियो है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत मैं आपको एक एग्जाम्पल देके करूँगा। एग्जाम्पल मैं आपको एक बच्चे का दूंगा जो मेरे पास लॉकडाउन से लगभग 8-9 महीने पहले आया था। बच्चे को उसके पेरेंट्स लेके आए थे। बच्चे की एज लगभग 8-9 साल थी। उसके पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे और उनकी मेन कंप्लेंट्स ये थी कि डॉक्टर साहब, ये हमारा बेटा है और इसके स्कूल से पिछले कुछ टाइम से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। इसकी टीचर्स बोलती हैं कि ये अपनी क्लास में अपनी सीट पे कभी भी टिक के नहीं बैठता। कभी एक सीट से दूसरी सीट पे, कभी दूसरी सीट से तीसरी सीट पे। काफ़ी बार इसको ऑब्जर्व किया जाता है और इसको डांटने के बाद भी ये आदत इसकी रुकती नहीं है। ये हमेशा ज़्यादा बोलता है। दूसरे बच्चे जब भी बोलते हैं उनको इंट्रूड करता है। जब कोई टीचर्स कुछ डिस्कस कर रही होती हैं, ये उसमें भी कई बार बोल पड़ता है और अपनी बारी आने से पहले ही अपनी टर्न की ये वेट नहीं कर पाता और पहले ही जवाब देने की इसकी कोशिश होती है। अपनी सीट पे भी बैठा बैठा ये कई बार अपने हाथ हिलाता रहेगा, कभी पेंसिल उठा के दूसरे बच्चे को मारेगा। अपनी सीट पे बैठा बैठा भी कई बार इसके कभी कोई पोजीशन ले लेगा, कभी कोई पोजीशन ले लेगा, कभी भी मतलब रेस्टलेसनेस सी इसमें आराम से देखी जाती है। और हम टीचर्स काफ़ी बार ये भी देखते हैं कि जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं कि जब ये कॉरिडोर से जा रहा होता है तो नॉर्मली सारे बच्चे ऑलमोस्ट स्लोली वॉक करके जा रहे होते हैं, पर ये भागेगा, ऊंची ऊंची बोलेगा। तो इसीलिए टीचर्स ने ये कंसर्न शो किया कि इसको किसी के पास आप दिखा के लाएं। और उन्होंने ये भी बोला था कि जहाँ पे मान लो प्रेयर तक में जहाँ पे हमें सबको साइलेंट बैठना पड़ता है, ये उसमें भी कभी ना कभी अपनी बॉडी को हिलाएगा, कोई ना कोई बॉडी पार्ट हिलाता रहेगा। कभी किसी बच्चे को उंगली मारेगा, कभी कुछ करेगा, कभी बोल भी पड़ता है इवन ड्यूरिंग प्रेयर टाइम। सो काफ़ी बार इसकी कंप्लेंट्स जो हैं आ रही हैं। तो इसीलिए आज हम आपके पास आए हैं कि तो इसकी क्या प्रॉब्लम है और इसका हल किया जाए। तो तब ये पेशेंट मेरे पास आया था। मैंने उनको बताया कि मुझे इसके जो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स आपने बताए उसके बेस पे मैं इसका डायग्नोसिस ADHD बना रहा हूँ। तो इसको थोड़ी प्रॉब्लम है। इसका मैनेजमेंट ईजिली किया जा सकता है थ्रू मेडिसिन, थ्रू बिहेवियर थेरेपी, मैनी थिंग्स आर देयर। बट वो पेरेंट्स मेरे पास कभी नहीं आए दोबारा। वो दोबारा मेरे पास लॉकडाउन शुरू होने के लगभग 8-9 महीने बाद मेरे पास आए। अब उन्होंने मुझे ये बताया कि डॉक्टर साहब, हम आपके पास डेढ़ साल पहले या साल सवा साल पहले आए थे। तब आपने हमें बताया था हमारे बेटे को ADHD है। तो हम आपके पास उसके बाद इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हमने जब घर जाके दोबारा अपने मतलब सबसे बात की, मेरे इन लॉज हैं कि मेरे जो हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ है, तो उन्होंने बोला ऐसे इतने छोटे बच्चे को दिमागी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तो सब ने मना कर दिया और हमें भी डॉक्टर साहब लगा कि ये स्कूल में ही ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, हमारा बच्चा घर पे तो बिल्कुल ठीक रहता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा लगा कि हम इसका क्या इलाज कराएं। ऐसे ही ये ज़्यादा ही टीचर्स कई बार आजकल ज़्यादा ही वो सेंसिटिव से बिहेव करती हैं। बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। पर डॉक्टर साहब अब ऐसे है कि हम जब से लॉकडाउन लगा तो हम दोनों वर्किंग थे, पर लॉकडाउन के बाद हम दोनों ने वर्क फ्रॉम होम किया। और जब से हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमने देखा कि हमारा बच्चा घर पे भी काफ़ी रेस्टलेस रहता है। जब इसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो हम इसे कंप्यूटर के आगे बिठा देते हैं। तो ये कंप्यूटर से उठ के कभी पानी लेने चला जाएगा, कभी दूध मांगेगा, कभी कुछ करेगा, कभी हाथ हिलाएगा। इवन टीचर ने एक दिन मुझे कॉल करके बोला कि ऑनलाइन क्लास में इसको कोई पैरा रीड करने को बोला जाए तो ये 1-2 लाइनें पढ़ के उसके बाद इसका ध्यान ही कहीं और हो जाता है। और टीचर बोलती कि मुझे किसी और बच्चे को बोलना पड़ता है कि ये पैराग्राफ रीड करके बताओ। और मैंने भी, उसकी मदर मुझे बोलती कि मैंने भी ऑब्जर्व किया कि इसको मैंने जैसे बोला कि किचन से ये सामान ले आ, तो किचन में जाएगा, किचन से कहीं और चला जाएगा और फिर 5-10 मिनट बाद वापस आएगा और मुझे बोलेगा मैं भूल गया।
तो ये छोटी छोटी बातें भूल भी जाता है। और घर पे भी जैसे हम बड़े, जैसे मैं अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही हूँ, तो हमारे बीच ये आएगा, ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो जाएगा, हमें बात करने नहीं देगा। मैं इसके पापा से बात कर रही होंगी या हम दोनों अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे, तो हमारा कभी मुझे हाथ लगाएगा कि कभी अपने पापा के पास चला जाएगा, हमें भी काम नहीं करने देता। और अपनी सिस्टर को भी जैसे इसे बोलेंगे कि तेरी सिस्टर छोटी है, ये चीज़ पहले वो करेगी, ये गेम उसको पहले खेलने दे, हम दोनों उसे जब बोलते हैं हम पेरेंट्स, तो ये इसे होता है कि पहले मैं करूँगा। मतलब हर चीज़ में ये वेट नहीं कर पाता। और डॉक्टर साहब हमें तो ऐसे लगता है कि इसको जैसे किसी ने चाबी दे के छोड़ा होता है कि सारा दिन घर पे ऊपर नीचे आगे पीछे सारा दिन घूमता ही रहता है। बस ये रात ही होती है, जब रात को सो जाए तो मैं तो शुक्र करती हूँ कि ये कम से कम सोया। तो इस बच्चे को हम कैसे डॉक्टर साहब इलाज करें? तो इसी के साथ मैं अपना एग्जाम्पल यहीं पे ख़त्म करता हूँ ताकि हम डिस्कशन कंटिन्यू कर पाएँ। तो दोस्तों, ये जितनी भी मैंने बात की, ये एक पेशेंट है जिसे टिपिकल सिम्टम्स हैं ADHD के। तो चलिए ADHD के बारे में हम क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम डिस्कस करते हैं। इसमें 3 तरह के सिम्टम जो हैं प्रिडोमिनेंट होते हैं। सबसे पहला इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी, और तीसरा होता है इनअटेंशन। इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी को क्लब किया होता है, इनके 9 सिम्टम होते हैं, 9 में से 6 चाहिए होते हैं हमें डायग्नोज बनाने के लिए। तो इम्पल्सिविटी या हाइपर एक्टिविटी कैसे शो होती है? इम्पल्सिव बच्चा, जैसे एग्जांपल में बताया, अपनी टर्न की वेट नहीं कर पाता। आंसर अगर दूसरे को बोलने को कुछ कहा जाता है टीचर द्वारा या पेरेंट्स द्वारा, तो ये पहले ही आंसर अपने बोलने शुरू हो जाता है, अपनी टर्न की बिल्कुल वेट नहीं कर पाएगा। हाइपर एक्टिविटी में क्या होगा? फिजिटिंग विद द हैंड्स, सारा दिन अपने हाथ पैर हिलाता रहेगा, कभी हाथ, कभी पैर, कभी मुंह, जहां जहां से जो ये एक्टिविटी कर सकता है सब करेगा। अगर मुंह से हाइपर एक्टिविटी रिफ्लेक्ट होगी तो वो ओवर टॉकेटिवनेस की फॉर्म में होगी। अगर हाथों से होगी तो हाथों में कोई ना कोई सामान लेके घूमता रहेगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ। पैरों की हाइपर एक्टिविटी कैसे हमें पता लगेगी कि ये टिकेगा नहीं कहीं भी जगह, कभी एक रूम, कभी दूसरे रूम, कभी किचन, कभी फर्स्ट फ्लोर, कभी ग्राउंड फ्लोर, फलाना ढिमकाना घूमता रहेगा। और उसके बाद कभी भी जैसे प्रेयर रूम में भी हम लोग बैठे हैं तो वहाँ आ जाएगा, तो टिक के कभी नहीं बैठ सकता। उसके बाद इनअटेंशन, कैसे इसका हम डायग्नोज करेंगे कि कभी भी टीचर ने कोई होमवर्क दिया तो होमवर्क करना भूल जाएगा, उसको नोट करना भूल जाएगा, अपना सामान क्लास में घुमाएगा, चाहे कॉपी, पेंसिल, रबड़, छोटा छोटा। हर दूसरे दिन पेरेंट्स कहेंगे कि हमें इसे नया शार्पनर लेके देना पड़ता है, नया रबड़ लेके देना पड़ता है। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसे हम ADHD जिसके बेस पे हम डायग्नोज करते हैं। तो हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के 9 में से 6 साइंस होने चाहिए, और इनअटेंशन के भी 9 में से 6 आने चाहिए। तो टोटल ड्यूरेशन इसकी मिनिमम 6 मंथ्स का क्राइटेरिया हमें चाहिए होता है, और लगभग देखा जाता है कि 6 से 12 साल के बीच ही बच्चे हमारे पास ऐसे प्रेजेंट करते हैं। तो अब कितने % बच्चों में ये होता है? लगभग इंडियन स्टडीज़ के हिसाब से 7 से 8% बच्चों में ADHD देखा जाता है। और ADHD को अगर हम कंट्रोल या मैनेज ना करें बचपन में, ये एडल्टहुड में भी प्रोसीड कर जाता है, जब इसे हम बोल देते हैं एडल्ट ADHD। अब ADHD को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है? ADHD को मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ADHD वाले बच्चे जो हैं वो काफ़ी बार देखा जाता है कि जब एडल्टहुड में जब प्रोग्रेस कर जाते हैं या अपनी एडोलेसेंट्स एज में ही होते हैं, तब वो काफ़ी प्रोन होते हैं एक्सीडेंट्स के लिए, किसी भी तरह के रिस्की बिहेवियर के लिए, इवन फॉर ड्रग एडिक्शन। हम ड्रग एडिक्शन में अगर एक उसका कारण देखें तो कई बार हम पेशेंट्स को जब रेट्रोस्पेक्टिवली स्टडी करते हैं तो उसमें ADHD लाइक सिम्टम्स उनके बचपन में ज़रूर हमें मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्री डिस्पोजिशन बढ़ाता है ADHD अडल्टहुड में या एडोलेसेंट एज में एडिक्शन के लिए। तीसरा, रिलेशनशिप्स काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं ऐसे ADHD वाले लोगों के, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और रिस्की बिहेवियर की जो इनकी टेंडेंसी है वो कई बार लाइफ लॉन्ग रह सकती है। और एक इनअटेंशन जो है, जो प्रिडोमिनेंटली एडल्ट ADHD में देखा जाता है, उसके कारण ये कभी भी किसी भी टास्क पे कम्प्लीटली फोकस नहीं कर पाते, तो काफ़ी बार लॉस भी हो सकता है इसके कारण, हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में।
तो इसलिए ADHD को समझना, डायग्नोज करना, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मैनेजमेंट पे। हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करें? मैनेजमेंट पहली बात है कि आप इसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं। अगर आपको कोई भी बच्चा ADHD के सिम्टम्स के साथ सफ़र करता लग रहा है तो साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं। साइकेट्रिस्ट दो तरह से इसे मैनेज करते हैं, या हम लोग इसे दो तरह से मैनेज करते हैं। एक है दवाइयों के फॉर्म में, एक है कुछ काउंसलिंग, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें या साइकोथेरेपी बोलें, उस फॉर्म में। तो दवाइयाँ कौन कौन सी हैं? जो मोस्ट कॉमनली और सबसे अच्छी मेडिसिन इसकी है मिथाइलफेनिडेट। इसके अलावा क्लोनिडीन, अटोमोजेटिन, ये कुछ दवाइयों के नाम हैं जिनका मैं डिटेल्ड एक डिस्कशन इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं कर सकता, पर ये इसके लिए नाम पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में सबसे पहले आता है कि पेरेंट्स की साइको एजुकेशन। जब पेरेंट्स हमारे पास आए, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को समझाने की कि ये वाकई समझें कि इसे प्रॉब्लम है। क्योंकि काफ़ी बार पेरेंट्स कहते हैं कि यार कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चे को दिमागी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तो हम कोशिश करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है मैनेजमेंट में, कि पेरेंट्स को समझाएं, या जो भी अटेंडेंट आ रहा है चाहे दादा दादी हो, उनको समझाएं। उसके बाद हम और क्या कोशिश करते हैं कि इसकी और हिस्ट्री लेने की, कि टीचर से भी कई बार बोलते हैं कि टीचर से जाके भी हिस्ट्री लेके आओ कि क्लासरूम में कैसा बिहेव करता है। क्योंकि एक क्राइटेरिया जो पहले शुरू में आपको बताया कि ऐसे 9 में से 6, ये 9 में से दोनों हमें सिम्टम चाहिए होते हैं, तो उसके साथ साथ हमें ये भी क्राइटेरिया एक होता है कि 2 सेटिंग्स में कम से कम डायग्नोसिस के लिए हमें चाहिए होता है कि घर पे भी कर रहा है और स्कूल में भी कर रहा है, मतलब 2 सेटिंग्स में उसके सिम्टम्स शो करने पड़ते हैं, तो तब जाके ADHD का डायग्नोज बनता है। उसके बाद जैसे पेरेंट की ट्रेनिंग कि कैसे मैनेज करना है, तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग में हम यही पेरेंट्स को बोलते हैं कि सबसे पहले तो बच्चे का आप एक टाइम टेबल बनाएं, उसको ऑर्गेनाइज करें, उसकी हर एक्टिविटी को प्लान करें, कोशिश करें और उसे मोटिवेट करें उस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए। उसके बाद हर टास्क को उसको एक तोड़ के करवाएं, मतलब एक कोई कॉम्प्लेक्स टास्क भी है उसको छोटी से छोटी पार्ट्स में डिवाइड करके उसे कराने की या उसे समझाने की कोशिश करें। उसके बाद उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, उसे गैजेट से दूर रखें। आउटडोर एक्टिविटीज़ में जैसे कोई भी गेम्स होगी, या कोई भी जैसे स्किपिंग, रोप स्किपिंग, ये सारी चीज़ें, फुटबॉल, इससे क्या होता है कि उसकी फिजिकल एनर्जी है कहीं ना कहीं वेंटिलेट हो जाएगी। उसके अलावा बच्चे को जब भी वो पढ़ाई कर रहा होता है तो एक सेपरेट स्पेस में उसको पढ़ाई करने के लिए बिठाएं, जहाँ पे मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस हो, जहाँ पे ये ना हो कि साथ ही कंप्यूटर पढ़ाओ या साथ ही कोई गेम्स पढ़ी हो या टीवी लगाओ। तो ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन के लिए प्रोन होते हैं, तो उन्हें एक सेपरेट स्पेस में बिठा के पढ़ाई करने के लिए बोला जाए। और इसके अलावा पेरेंट्स को जैसे साइको एजुकेट कर रहे हैं, तो उनका खुद का मेंटल वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को भी हम बोलते हैं कि आप खुद भी अपना लाइफस्टाइल जो है हेल्दी रखें। आपस में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसे भी दूर करें, क्योंकि कई बार ADHD के जो बच्चे होते हैं वो उनमें सिम्टम्स अपने पेरेंट्स के कारण भी कई बार देखा जाता है कि वो मॉडल करते हैं पेरेंट्स के सिम्टम्स को। मान लो फादर एल्कोहलिक है, तो ADHD के काफ़ी बार ऐसे देखा जाता है कि पेरेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो एल्कोहलिज्म या सब्सटेंस डिपेंडेंस कारण, तो उनके बच्चे भी ADHD से सफ़र कर जाते हैं। और साथ ही इधर मैं ये पॉइंट भी बोलना चाहूँगा कि ADHD काफ़ी केसेस में जेनेटिक भी होता है, और जेनेटिक होने के कारण इसके जो पेरेंट्स होंगे ADHD वाले बच्चे के, वो उनमें देखा जाता है कि बाइपोलर इलनेस भी हो सकती है, सब्सटेंस डिपेंडेंस, या उनमें भी रिस्की बिहेवियर की पर्सनैलिटी ट्रेड्स हो सकती हैं। और अगर कोई पेरेंट्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनका कोई आपस में उनका मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो भी अब बच्चे पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसलिए पेरेंट्स का आपस में ठीक रहना, घर पे सब कुछ एक सिस्टमाइज्ड वे से रहना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। अब उसके बाद मैं ADHD के बारे में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ADHD के लिए कोई भी ब्लड टेस्ट या न्यूरो इमेजिंग जिसे बोल देते हैं कि CT स्कैन या MRI, वो कोई फ़ायदेमंद या कोई भी सिग्निफिकेंट उसका कोई भी यूज़ नहीं है। इसलिए पेरेंट्स कई बार आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका कोई ब्लड टेस्ट होता है, इसका कोई CT MRI होता है, तो ऐसा नहीं है।
हाँ, पेट स्कैन कई बार करवाते हैं, वो कोई डायग्नोस्टिक नहीं होता, वो कई बस स्टडी बेसिस के लिए होता है। इसका जो भी हम डायग्नोस बनाते हैं वो सारा एक क्लिनिकल वर्कअप करके, इसे ऑब्जर्व करके, हिस्ट्री लेके पेरेंट्स से, टीचर से, तो उसके बेस पे हम बनाते हैं। साथ ही हम कुछ स्केल्स अप्लाई करते हैं। स्केल्स क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं या क्वेश्चनेयर्स होते हैं जो हम टीचर्स को देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं, कई बार बच्चों को भी देते हैं, सेल्फ रेटेड स्केल्स, ताकि उनके सिम्टम्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएं और उसे उसकी सिवियरिटी को हम मार्क कर पाएं कि कितनी सिवियरिटी है। उसके हिसाब से आगे हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट ADHD का जो भी डिटेल थी वो यही सब थी। एग्जाम्पल से मैंने स्टार्ट किया और थोड़ी और मैंने आपको ऐड ऑन करके बताई। तो ADHD को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे बच्चे आगे जाके अगर इनका मैनेज ना किया जाए तो वो उनको ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनके एक्सीडेंट प्रोन या रिस्क टेकिंग बिहेवियर प्रोन हो सकते हैं। उनमें कई बार मूड प्रॉब्लम्स भी बड़ी बार देखी जाती है, कई बार वो आगे जाके डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये बड़ा कॉमनली देखा जाता है। तो इसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो का बनाने का रीज़न यही था कि ताकि किसी को इस वीडियो के थ्रू कोई बेनिफिट मिले। तो यही मैं चाहूँगा कि ये वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, कुछ पूछने के लिए कोई डाउट हो शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।